नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा के संबंध में। हर दर्शन में एक परंपरा रही है कि प्रत्येक दर्शन अपनी तत्वमीमांसा प्रस्तुत करता है, उसके साथ वो अपनी प्रमाण मीमांसा और अपनी आचार मीमांसा प्रस्तुत करता है। इन तीन मीमांसाओं में प्रत्येक दर्शन के बारे में, इन तीन मीमांसाओं से प्रत्येक दर्शन के बारे में ये देखा जा सकता है कि दर्शन की मान्यता क्या है, अर्थात दर्शन किन सिद्धांतों पर आधारित है। सांख्य दर्शन के बारे में बात करते हैं। सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है जिसने स्पष्टतः उसका जो प्राप्त ग्रंथ है सांख्यकारिका, जो श्री ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है, उन्होंने स्पष्टतः इसमें तत्वों का विवेचन किया है। हालांकि सांख्यकारिका में ईश्वर कृष्ण ने 25 तत्वों का विवेचन किया है, किंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सांख्य दर्शन एक अनेक तत्ववादी दर्शन है। नहीं। अब आप बोलेंगे कि अनेक तत्ववादी क्या है, द्वैतवादी क्या है, तो आइए एक बार थोड़ा सा इन पे प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक दर्शन में तत्वों की संख्या को स्वीकार किया गया है। कोई दर्शन जो तत्वों की संख्या एक मानता है वो एक तत्ववादी दर्शन, जो दर्शन दो तत्वों को मूल मानता है, मूलतः दो तत्वों को स्वीकार करता है, वो द्वैतवादी दर्शन, और जो दर्शन अनेक तत्वों को स्वीकार करता है उनको अनेक तत्ववादी दर्शन कहते हैं। तो जहाँ तक बात है सांख्य की, सांख्य मूलतः एक द्वैतवादी दर्शन है। हालांकि इसमें 25 तत्वों का स्पष्टतः उल्लेख है। 25 तत्वों के बारे में ईश्वर कृष्ण लिखते हैं, सांख्य के अन्य विद्वान भी लिखते हैं, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सांख्य एक अनेक तत्ववादी दर्शन है। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। क्योंकि सांख्य इन मूलतः दो ही तत्वों को स्वीकार करता है, जो कि है प्रकृति और पुरुष। बाकी के जो 23 तत्व हैं वो प्रकृति से, सृष्टि क्रम जब होता है तो वो प्रकृति से उद्भूत होते हैं। इसी कारण यहाँ पे मूलतः दो तत्वों को स्वीकार करने के कारण सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। तो आइए बात करते हैं सांख्य दर्शन की। ये हम देख ही चुके हैं कि सांख्य द्वैतवादी दर्शन है, मूलतः दो तत्वों को स्वीकार करता है, इसलिए द्वैतवादी है। वो दो तत्व कौन कौन से हैं? तो दो तत्व हैं प्रकृति और पुरुष। इसमें जो प्रकृति है और पुरुष है, ये दो मूल तत्व हैं जो अनादि हैं, स्वयंभू हैं। इनमें से प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति जड़ स्वरूपा है, और पुरुष जो है चेतन स्वरूप है। प्रकृति तीन गुणों की, सत्वरज और तम जो गुण हैं, उन तीनों गुणों की जो एक संयुक्त जो तत्व है वो प्रकृति है। जब इन तीन गुण साथ साथ मिलकर साम्यावस्था में होते हैं तो प्रकृति अव्यक्त अवस्था में होती है, और जब ये तीन गुण हलचल उत्पन्न करते हैं और विषमावस्था में आ जाते हैं तो प्रकृति प्रधान रूप में होकर व्यक्त रूप हो जाती है। तो सृष्टि क्रम में पुरुष और प्रकृति का जब योग होता है तो सृष्टि उत्पन्न होती है। इस सृष्टि क्रम में पुरुष का कार्य मात्र इतना है कि ये प्रकृति से संयोग करता है। सृष्टि क्रम में पुरुष से कुछ उत्पन्न नहीं होता, बस इसका इतना ही यहाँ पे रोल है कि ये प्रकृति के साथ संयोग करता है, तो प्रकृति अपने आप को प्रकट करती है। पुरुष और प्रकृति अंधे और लंगड़े के समान संयोग करते हैं। इस संयोग प्रक्रिया को हम आगे किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मूल तत्वों के बारे में। तो प्रकृति जो है वो एक जड़ तत्व है, लेकिन क्रियाशील तत्व है। जब ये क्रिया करती है सृष्टि क्रम में तो ये प्रधान रूप में हो जाती है। जब गुण विषमावस्था में आ जाते हैं, इनमें हलचल होती है, तो ये प्रधान रूप में होकर व्यक्त रूप हो जाती है। इस प्रधान व्यक्त से सर्वप्रथम जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति होती है महत तत्व की। सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है महत तत्व की। महत से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। अहंकार से उत्पत्ति होती है
एकादश इंद्रियों की और पंच तन्मात्राओं की। अब वो उत्पत्ति किस प्रकार होती है वो हम देखेंगे। तो अहंकार 3 प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक अहंकार, जिसको सांख्य वैकृत अहंकार कहते हैं। एक होता है राजसिक अहंकार, जिसको सांख्य तेजस्वी कहते हैं। और एक होता है तामसिक भूतादि अहंकार। जब अहंकार में सत्व गुण प्रधान हो जाता है तो वो सात्विक अहंकार हो जाता है। जब अहंकार में राजसिक गुण प्रधान हो जाता है, रजगुण प्रधान हो जाता है, तो वो राजसिक अहंकार हो जाता है, उसको तेजस कहते हैं। और जब अहंकार में तमगुण प्रधान हो जाता है तो वो हो जाता है तामसिक अहंकार, जिसको सांख्य भूतादि अहंकार कहते हैं। अब इन गुणों के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में विस्तृत में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम सब सिर्फ इतना जानते हैं कि ये अहंकार के 3 प्रकार हैं। अब इन 3 प्रकार के अहंकारों से किस प्रकार सृष्टि क्रम में किस प्रकार तत्व उद्भूत होते हैं वो देखते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं सात्विक अहंकार को। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें से है पंच ज्ञानेंद्रिय, एक है मन और पंच कर्मेंद्रिय। अब पंच ज्ञानेंद्रिय हम सब जानते हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके अतिरिक्त पंच कर्मेंद्रियों, मन हमें पता है मन, उसके पश्चात पंच कर्मेंद्रियों में आता है हस्त, पाद, वाक, पायु और उपस्थ। अब चलिए सर आगे चलते हैं। तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार से उत्पन्न होती हैं पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन पंच तन्मात्राओं से इस सृष्टि क्रम में आगे चलकर इनसे उद्भूत होते हैं पंच महाभूत। तो रूप तन्मात्रा से तेज महाभूत, रस तन्मात्रा से जल महाभूत, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत, स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत और शब्द से आकाश महाभूत। इस प्रकार सृष्टि क्रम में इन प्रकृति से 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। देखते हैं 11 हो गई इंद्रियां तो 11 और 5 हो गई तन्मात्राएं 16, 5 हो गए महाभूत 21, एक अहंकार और एक महत हो गए 23। तो ये 23 तत्व जो हैं ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। 24 हो गई प्रकृति और 25 हो गया पुरुष। इस प्रकार कुल तत्व हो गए 25 तत्व। अब आप कहेंगे कि ठीक है भैया, आपने सात्विक अहंकार से उत्पत्ति बता दी, तामसिक अहंकार से उत्पत्ति बता दी, तो ये राजसिक अहंकार क्या करता है? राजसिक अहंकार जो है ये सृष्टि क्रम में जब सात्विक अहंकार की और तामसिक अहंकार की सहायता करता है। इस प्रकार सांख्य में होते हैं 25 तत्व। ये एक मोटा मोटा खाका है सांख्य के तत्वों का। अब इन 25 तत्वों को एक अन्य दृष्टि से कह लीजिए, अन्य प्रकार से कह लीजिए, विभाजित 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इन तत्वों को 4 श्रेणियों में जो रखा जाता है वो है प्रकृति, विकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति न विकृति। अब आप कहेंगे भाई ये क्या आ गया, प्रकृति क्या है, विकृति क्या है? तो इनको एक उदाहरण से समझते हैं। ये सांख्य की एक पारिभाषिक शब्दावली है जिसमें ये 4 तत्वों का विभाजन कर देते, 4 श्रेणियों में जिन 25 तत्वों का विभाजन कर देते हैं। तो प्रकृति विकृति के बारे में समझते हैं। प्रकृति विकृति क्या है? देखिए, प्रकृति का तात्पर्य क्या है? हम सिंपल एक सोचेंगे, हम सांख्य की दृष्टि से ना सोचें, बस एक सिंपल बात सोचें कि प्रकृति का तात्पर्य क्या। प्रकृति जैसा कि हमने अभी देखा है जिससे कोई चीज़ उत्पन्न होती है, जैसे कि प्रकृति है, जैसे कि ले लीजिए कोई एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति जो है वो किससे उत्पन्न होता है? अपने पिता से। पिता उसकी प्रकृति हो गए। तो पिता हो गए प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न हुआ व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या हुआ? मान लो ये है अहम नाम का व्यक्ति। तो ये अहम जो है इसकी प्रकृति हो गए इसके पिता, और ये स्वयं हो गया विकृति। क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न है तो स्वयं ये क्या हुआ? ये हुआ विकृति। या इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि हम लेते हैं दूध है, जैसे हम चलते हैं, कोई दूध है हमारे पास,
तो दूध से हम दही उत्पन्न कर लेते हैं। तो दही की जो प्रकृति है वो है दूध। अब आप इसमें मत जाइएगा कि ये तो विवर्तवाद और विकार है या विवर्त है, ये एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक सामान्य भाषा में समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ उसमें मेरे कहने का मतलब ये है, जिस चीज़ से कोई दूसरी चीज़ उत्पन्न हो वो होती है प्रकृति, और जो उत्पन्न होने वाली वस्तु होती है वो होती है विकृति। तो दूध से जब जमा के हम दही बना लेते हैं तो इसमें दूध जो होता है वो हो जाता है प्रकृति, और दही जो हो जाता है वो हो जाता है विकृति। अब इस दही को भी हम मथ लेते हैं, जो हम घी भी बनाते हैं घर में, दही को हमने मथ लिया और उससे हमने बना लिया घी। तो इस घी, ये जो घी है, इसकी प्रकृति, ये स्वयं हो गया विकृति और इसकी प्रकृति हो गया दही। इस प्रकार प्रकृति और विकृति का एक जो कॉन्सेप्ट है वो सांख्य में चलता है। तो कैसे ये इन चार तत्वों का विभाजन करते हैं वो हम देखते हैं। पहली इनकी जो श्रेणी है वो है केवल प्रकृति की श्रेणी। केवल प्रकृति, केवल प्रकृति, इसमें एक तत्व आता है जो है प्रधान। अब हम सांख्य के 25 तत्वों में एक सिंपल दृष्टि से हम स्वयं ही देख लें, हमें पता चल जाएगा कौन सा तत्व प्रकृति है, कौन सा विकृति है। इसमें कोई रटने जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, ये एक सिंपल लॉजिक है। सांख्य का जो दो मूल तत्व हैं उनमें एक तत्व है प्रकृति और एक तत्व है पुरुष। अब प्रधान से ही सृष्टि क्रम में सारे तत्व उद्भूत हो रहे हैं, तो प्रधान हो गया प्रकृति। अब प्रधान जो है वो मूल तत्व है, वो किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं है, इसलिए वो केवल प्रकृति है। वो ऐसा नहीं है कि प्रकृति और विकृति दोनों है ना, वो है केवल प्रकृति। तो इसलिए प्रधान जो है वो हो गया केवल प्रकृति। उसके पश्चात चलते हैं केवल विकृति पे। केवल विकृति में कौन से तत्व आते हैं? केवल विकृति में आते हैं कुल 16 तत्व। केवल विकृति में आते हैं कुल 16 तत्व। कौन से तत्व आते हैं भाई? एक तो आते हैं पंच महाभूत और एक आती हैं एकादश इंद्रियां। अब क्यों ये केवल विकृति क्यों है? क्योंकि पंच महाभूतों से जहाँ तक सांख्य तत्वों को स्वीकार करता है, तो हालांकि सृष्टि संसार में जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो सब चीज़ें हैं, लेकिन जो मूल तत्व, जो वो तत्वों का वर्गीकरण कर रहा है, वो 25 तत्व स्वीकार कर रहा है और पंच महाभूतों तक तत्व स्वीकार करता है। तो पंच महाभूत जो है पंच तन मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन पंच महाभूतों से ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा तत्व क्रम में कोई दूसरा तत्व उत्पन्न हो गया। हालांकि पंच महाभूत से फिर शरीर और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये इनका एक संयुक्त रूप है, इनसे कोई अलग से कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता। इस कारण जो पंच महाभूत हैं ये केवल विकृति की श्रेणी में आते हैं। उसके अतिरिक्त है एकादश इंद्रियां। एकादश इंद्रियां जो है पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और मन, इन एकादश इंद्रियों से भी कोई अन्य तत्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये केवल विकृति में माने जाएंगे। ये किसी की प्रकृति नहीं है, ये है केवल विकृति। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रकृति और विकृति। कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति भी है और विकृति भी है? तो कुल 7 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति भी है और विकृति भी है। अब आप खुद ही सोच के देखिए, महत हो गया, अहंकार हो गया, पंच तन मात्राएं हो गई। महत जो है वो प्रकृति से उत्पन्न होता है, प्रधान से उत्पन्न होता है और स्वयं अहंकार को उत्पन्न करता है, इसलिए प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण महत हो गया एक विकृति, और स्वयं अहंकार को उत्पन्न करने के कारण हो गया प्रकृति, इसलिए महत प्रकृति भी है और विकृति भी है। उसके पश्चात लेते हैं हम अहंकार को। तो अहंकार जो है स्वयं महत से उत्पन्न होने के कारण एक विकृति है, और अहंकार 3 प्रकार से विभाजित होकर जो एकादश इंद्रिय और जो पंच तन मात्राओं को उत्पन्न करता है, तो उनका जो है जन्म स्थान होने के कारण ये है प्रकृति। उसके पश्चात आती है पंच तन मात्राएं। अब पंच तन मात्राएं स्वयं अहंकार से उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये विकृति है, और ये पंच महाभूतों को उत्पन्न करती है, इस कारण ये प्रकृति भी है। इस प्रकार जो 7 तत्व हैं, महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं, ये हो गए हैं प्रकृति और विकृति। अब चौथी श्रेणी क्या आती है? चलो भाई, एक प्रकृति हो गई, एक विकृति हो गई, एक श्रेणी हो गई जो
प्रकृति भी और विकृति भी। उसके पश्चात एक और श्रेणी बचती है, वो है जो न प्रकृति है न विकृति है। तो इस चौथी श्रेणी में कौन सा तत्व आएगा? इस चौथी श्रेणी में आएगा पुरुष। पुरुष जो तत्व है सांख्य में, वो यहाँ पे केवल दृष्टा है और भोक्ता है। वो प्रकृति से संयोग करता है सृष्टि क्रम में, लेकिन जो सृष्टि का जो तत्वों का जो प्रकटन है, तत्व जो उद्भूत होते हैं वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। पुरुष का यहाँ पे जो रोल है वो एक दृष्टा का और भोक्ता का ही है। तो पुरुष से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए पुरुष प्रकृति नहीं है। और पुरुष स्वयं है अनादि स्वयंभू। इस कारण पुरुष किसी की विकृति भी नहीं है, यानी पुरुष एक मूल तत्व है, तो वो ना तो हुआ विकृति, और पुरुष से कोई भी तत्व उत्पन्न नहीं हो रहा सृष्टि क्रम में, इस कारण पुरुष ना ही है प्रकृति। इस प्रकार चार जो श्रेणियां हो गई सांख्य में, केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति न विकृति। तो इस प्रकार सांख्य जो है वो 25 तत्वों का एक खाका प्रस्तुत करते हैं, 25 तत्वों को स्वीकार करते हैं। मूलतः 2 तत्वों को स्वीकार करते हैं, इसलिए द्वैतवादी दर्शन है। तो इसके अतिरिक्त चलो यहाँ पे एक योग दर्शन की भी बात कर लेते हैं साथ में, क्योंकि सांख्य योग जो है वो सहवादी दर्शन है। अब सहवादी दर्शन क्या है? सहवादी दर्शन का तात्पर्य ये है कि 2 दर्शन जो भारतीय दर्शन में जो षड दर्शन कहे गए हैं, षड जो आस्तिक दर्शन है, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, वेदांत मीमांसा, ये जो 2 के हम जोड़ों को जो साथ में बोल रहे हैं, ये सहवादी दर्शन है। न्याय और वैशेषिक सहवादी दर्शन है, सांख्य योग सहवादी दर्शन है। इसके अतिरिक्त में वेदांत मीमांसा सहवादी दर्शन है। सहवादी दर्शन का तात्पर्य ये है कि ये एक दूसरे की, हालांकि ये दर्शन अलग अलग है, इनकी कुछ दृष्टियाँ भिन्न भिन्न है, लेकिन ये कुछ जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे की स्वीकार करते हैं और उसके अतिरिक्त अपना एक पक्ष रखते हैं। तो योग जो है सांख्य का सहवादी दर्शन है। योग सांख्य के 25 तत्वों को स्वीकार करता है। उसके अतिरिक्त योग में एक ईश्वर को और माना गया है, वहाँ पे पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा करके जो ईश्वर जो है पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया, इसलिए योग को से ईश्वर सांख्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये सांख्य के को तो स्वीकार करता है, सांख्य के तो 25 तत्वों को स्वीकार करता ही है, उसके अतिरिक्त अपने ईश्वर को और स्वीकार करता है। इस कारण इसको शेश्वर सांख्य कहा जाता है। और 26 तत्व हो गए ना इस प्रकार योग में, 25 तत्व तो सांख्य के और एक तत्व ईश्वर जो पुरुष विशेष है, जो क्लेश कर्म विपाक आशयी पर अपरामृष्ट पुरुष विशेष जो ईश्वर है। इस प्रकार सांख्य स्वीकार करता है 25 तत्व और योग स्वीकार करता है 26 तत्व। तो ये हो गया है सांख्य की तत्व मीमांसा। मेरी ये आशा है कि एक जो मैंने एक सामान्य जो दृष्टि प्रस्तुत करी है, हालांकि मैं इनके बहुत विस्तृत डिटेल में नहीं गई, अगर मैं इनकी विस्तृत व्याख्या में जाऊंगी तो फिर ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जैसे महत है, उसका क्या उसका गुण है, क्या है महत, अहंकार क्या है, ये सब अगर मैं इन सबको करूँगी, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इनके प्रकृति का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप, तो फिर ये एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। अभी मैंने सिंपल रूप से जो सांख्य के 25 तत्व हैं उनको एक सामान्य दृष्टि से यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। तो ऐसा मेरी आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस प्रकार के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।